हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है शेड्यूल्स। इंडियन पॉलिटी में जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अगर यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो यूपीएससी में तो काफ़ी मतलब डीप में जाके ये सवाल पूछता है, लेकिन अगर यूपीपीसीएस या अन्य जो स्टेट एग्जामिनेशन मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, यानी मोर और लेस ये फैक्चुअल नेचर के सवाल को यहाँ बना के पूछते हैं। लगभग मोर देन 90% ये फैक्चुअल सवाल पूछते हैं और लगभग 10% ऐसे होते हैं जहाँ पे सोचने को थोड़ा सा मजबूर किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मोर और लेस फैक्चुअल नेचर के ही सवाल बना पाते हैं। ओके, यूपीएससी के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो शेड्यूल से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में अगर यहाँ पे आज के समय में देखा जाए तो 12 शेड्यूल हैं, और जब ये संविधान बना था उस समय 8 थे। यानी कहने का मतलब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 8 शेड्यूल थे, आज के समय में देखा जाए तो 4 और ऐड कर दिया गया है और टोटल हो गए हैं 12। ओके, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। यानी कि हर एक शेड्यूल में 1 2 3 4 जितने भी 12 शेड्यूल हैं उनके सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा उनके बारे में आइडिया लगा लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग सवाल पे चलते हैं जो सवाल पूछा गया है। ओके, तो थोड़ा सा एक लिस्ट है उसको हम लोग देख के समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक शेड्यूल का ऑप्शन कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे उसमें सब्जेक्ट मैटर है और उससे संबंधित कितने आर्टिकल या कौन कौन से आर्टिकल मेंशन किए गए हैं उनके बारे में बात करता है। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपको 12 शेड्यूल दिख रहे हैं। ये 1 से लेके 8 तक ये जो है ये ओरिजिनली है, मतलब यानी जो संविधान जब लिखा गया था, जब संविधान बना था उस समय ये टोटल 8 थे। और ये जो 4 हैं 9, 10th, 11th एंड 12th, ये चारों ऐड किए गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए हैं, उनके फीचर क्या क्या है, उनमें मेन सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसको एक आइडिया ले लेते हैं कि किसमें क्या क्या है। अगर पहले शेड्यूल की बात किया जाए तो पहला शेड्यूल कहता है स्टूडेंट, जो भारत में राज्य हैं या यूटीज़ हैं और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी लिस्ट के बारे में बात करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में कितने राज्य हैं या कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी एक लिस्ट के बारे में फर्स्ट शेड्यूल बात करता है। ओके, और यहाँ पे अगर देखा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें मेंशन किए गए हैं, तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है इसमें। ओके, सेकंड शेड्यूल की बात किया जाए तो सेकंड शेड्यूल में काफ़ी भारी भरकम यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है। सिंपली आप इतना समझिए कि सेकंड जो शेड्यूल है वो सैलरीज की बात करता है। ओके, वेतन की बात करता है। किन की करता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा है लोकसभा के एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा है, हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा है, और कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, यानी कैग की बात कर रहा है। तो इतने लोगों की सैलरी की बात कर रहा है। तो सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि इमोल्यूमेंट्स, अलावेंस एंड प्रिविलेजेस अलावा है। इसके अलावा मतलब सिंपली अगर इसको आप समझिए तो सैलरी की बात कर रहा है। सेकंड शेड्यूल सैलरी, यस ओके, सेकंड शेड्यूल सैलरी। तीसरे शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। किसके, तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए, जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए लड़ रहे हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लड़ रहे हैं, उनके आप कह लीजिए कि ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहा है। एमपी एंड एमएलए की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा है। इसके अलावा ये कैग के ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहा है। तो सिंपली जो थर्ड आपका शेड्यूल है वो ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहा है, ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात कर रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ओके, फोर्थ पॉइंट की यानी फोर्थ शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा में जो सीट एलोकेट की जाती है उनके बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा के लिए कितनी सीटें एलोकेट की जाएंगी उनकी बात करता है अपना फोर्थ शेड्यूल। पांचवें शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है, यानी शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन या और उसके कंट्रोल की बात करता है, किसके, शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है। वहीं पे अगर छठे शेड्यूल की बात किया जाए तो छठा शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात करता है। पांचवा जो है वो शेड्यूल एरिया की बात करता है, छठा जो है आपका ट्राइबल एरिया की बात करता है।
और छठे में 4 स्पेसिफिक आपके स्टेट मेंशन कर दिए गए हैं। इसे अलग अलग तरीके से बच्चे याद करते हैं, एम टीएम हो गया, या इसी को कहीं कहीं की मातम लिख दिया जाता है, तो उसके हिसाब से, यानी ए का मतलब होता है असम, असम हो गया। इसके बाद यम का मतलब एक जगह आप मेघालय समझ लीजिए, मेघालय। इसके बाद त्रिपुरा की बात कर लीजिए, त्रिपुरा। इसके अलावा आपका मिजोरम। ओके, ये 4 स्टेट हैं। इन्हीं 4 स्टेट में अक्सर सवाल आपको देखने को मिल जाता है, वो मैच कराने को दे देता है कि एएम टीएम यानी 6th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य हैं जिनको मेंशन किया गया है, जो उनमें आते हैं। ओके, तो छठे शेड्यूल में अगर देखा जाए तो जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं 4 राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात किया जाता है। ओके, 7वें शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, यानी कहने का मतलब है कि 7वां शेड्यूल जो है वो लिस्ट से संबंधित है। ओके, लिस्ट कौन कौन से लिस्ट हैं, तो संविधान में 3 तरीके के लिस्ट को मेंशन किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अभी हम लोग उसके बारे में जब सवाल आएगा तो उसको डिटेल में समझ लेंगे वहीं पे। यहाँ पे सिंपली आप एक तरीके से मेमोराइज कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट में, मतलब किस शेड्यूल में कौन सा सब्जेक्ट है। 8वें शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये लैंग्वेज की बात करता है, यानी भाषा की बात करता है। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो जब संविधान बना था तो उस समय 8वें शेड्यूल में 14 भाषाएं थी। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अगर आज की बात किया जाए तो इसमें बढ़ करके 22 हो गई हैं। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब लैंग्वेज जो है किस किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। ओके, 9th की अगर हम लोग बात करें तो 9th वाला जो है वो आपका लैंड रिफॉर्म्स या एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात करता है, 9th वाला। यानी आप कह लीजिए कि ये लैंड रिफॉर्म की बात करता है, लैंड रिफॉर्म्स। ओके, कौन सा, 9th वाला। 9th वाला ऐड किया गया है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। ओके, यानी जो नवा संविधान, मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। अगर 10th की बात किया जाए, 10th शेड्यूल जो है इसको ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें 11th की बात करें जो कि पंचायत की बात करता है, 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत की बात करता है। इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड किया गया है। और लास्ट में जो है 12वां शेड्यूल यानी 12th जो शेड्यूल है इसको ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। ओके, तो ये 4 जो मतलब शेड्यूल हैं 9, 10, 11, 12 ये चारों ऐड किए गए हैं। किस किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए हैं और किस किस ईयर में ये ऐड किए गए हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा या मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ओरिजिनली 8 थे और बाद में 4 और जोड़े गए, टोटल मिला के 12 शेड्यूल हो गए। ओके, तो 9th जो है नवा वो लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात करता है। 10वां अगर शेड्यूल की बात किया जाए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। 10th जो शेड्यूल है, 10th वाले को एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी मतलब चुनाव लड़ी, वो मेजॉरिटी में आई, तो जो उसके सदस्य, अगर वो कंबाइंड पार्टी रहेगी तो उसके सदस्य जो होंगे वो सरकार को बनाने के लिए आप कह लीजिए कि मतलब एलिजिबल करेंगे। ओके, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे अगर मेजॉरिटी में है तो वो। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता तो उसमें से कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो अपोजिशन में दोस्ती की वजह से चले जाएं या किन्हीं अन्य कारणों से वो अपोजिशन में चले जाएंगे, जिससे वो पार्टी जो सरकार बनाने के लायक थी वो उसके मेंबर अगर कम हो जाएंगे तो सरकार नहीं बना पाएगी। तो इन्हीं दल बदल की कोशिश को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी जो है उसकी जो मेंबर होते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हों, यानी एमपी हो चाहे एमएलए हों, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव न कर पाएं। यही कारण था कि एंटी डिफेक्शन लॉ को ले आया गया था, जिससे कि वो मूव अगर करेंगे तो उनकी जो सदस्यता है यानी उनकी जो मेंबरशिप है उसको रद्द किया जा सके। ओके, यानी ये जो 10th शेड्यूल कहता है ये बेसिकली ये कहता है कि कोई भी मेंबर है या निर्वाचित सदस्य है वो एक पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टी में न जाए। इसका उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो राजनीतिक स्थिरता है यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और अपनी पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उसको सुनिश्चित करना है इस 10th शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा।
11th शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत की बात करता है, और इसमें अगर देखा जाए तो 29 सब्जेक्ट हैं, यानी जो पंचायत की बात कर रहा है उसमें 29 सब्जेक्ट हैं। अगर 12वीं की बात किया जाए तो ये म्यूनसिपालिटीज़ की बात करता है, और इसमें 18 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं हमारे संविधान में। तो ये स्टूडेंट आपके 12 शेड्यूल का थोड़ा सा मोटी मोटा लेखा जोखा था। ओके, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सवाल के ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। अगर इसमें मैं बहुत डीप में चला जाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज कर जाएंगे, और उतने लेवल का वो एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लिस्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा पहली बार में। अगर आप इसे बार बार देखेंगे या एक बार कहीं पढ़ के उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप और ज़्यादा क्लैरिटी ला पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट में। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आज के जो टॉपिक है शेड्यूल, उससे संबंधित जितने यूपीएससी में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज के टॉपिक का पहला सवाल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफिक देयर टेरिटरीज। अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से शेड्यूल हैं जो कि नाम और उसके टेरिटरी की बात करता है, तो पहला शेड्यूल जो है वही बात करता है। यानी कहने का मतलब जो है कि पहला जो शेड्यूल है वो स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करता है। एक पॉइंट आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए कि भारतीय सरकार को एक नया राज्य बनाना है, यानी जो केंद्र में सरकार है या पार्लियामेंट कह लीजिए, पार्लियामेंट को अगर एक नया राज्य बनाना है तो उसको इसी पहले शेड्यूल में ही अमेंड करना पड़ेगा। यानी जो पहला शेड्यूल मेंशन किया गया है हमारे संविधान में उसमें अमेंड कर करके किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ओके, सेकंड शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये सैलरी की बात करता है, सैलरीज। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ओथ एंड अफर्मेशन की ये बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन। अगर फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन हो रहा है उसकी बात करता है, सीट्स एलोकेशन। 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्योरेंड, यानी निहित है इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये तीसरे शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं तीसरा शेड्यूल आखिर कहता क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। तीसरा सवाल शेड्यूल ये कह रहा है कि भारतीय संविधान जो तीसरा शेड्यूल है उसमें कई तरीके के मंत्री या सांसद या विधायक या सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अपने शपथ या प्रतिज्ञाओं को उल्लेख इसमें किया गया है। बेसिकली कहने का मतलब है कि उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात किया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। जो तीसरे इस सवाल में पर्टिकुलर पूछा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन। बिल्कुल सही बात है कि यूनियन जो मिनिस्टर होते हैं उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात तीसरे शेड्यूल में किया गया है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ टू बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर बात किया गया है तो उन्हीं में से ये भी आ जाएंगे, यानी ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है फॉर्म्स ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात हो रही है वो आर्टिकल 60 बात करता है, न कि थर्ड शेड्यूल बात करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ टू बी मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ओके, यानी कहने का मतलब मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात तीसरे शेड्यूल में किया गया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे केंद्रीय मंत्री हो गए यानी यूनियन मिनिस्टर हो गए, संसद के लिए जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं वो हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए यानी एमपी हो गए, सांसद जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं वो हो गए। इसके अलावा कैग की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, ये हो गए, या राज्य मंत्री हो गए, या किसी राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो आ जाएंगे इसमें, या एमएलए की बात कर लें वो भी आप इसी में ला सकते हैं। ओके, तो टोटल अगर देखा जाए तो 9 लोग इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 लोग सेंटर से, 4 लोग आपके स्टेट से। तो जो पांचवा सेंटर में होंगे वो कैग हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो तीसरे शेड्यूल में मेंशन किया गया है, तीसरा वाला आपका नहीं किया गया क्योंकि तीसरा जो है वो आर्टिकल 60 की बात करता है, न कि थर्ड शेड्यूल की बात करता है। तो तीसरा आपके पहले ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। तो ये तीनों चले गए, बचा आपका एक ही, यानी 1, 2, 4 जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके,
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे दो लिस्ट दे रखा है, एक तरफ शेड्यूल दे रखा है और दूसरे वाले लिस्ट में उससे संबंधित सब्जेक्ट दे रखा है। तीसरे शेड्यूल की बात कर रहा है, चौथे शेड्यूल की बात कर रहा है, सातवें की कर रहा है, आठवें की कर रहा है। तो तीसरे में ओथ एंड अफर्मेशन की बात अभी हम लोगों ने देखा है जस्ट। तो ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ पे है, ये फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड, एक को दो से अगर हम मैच कराएं तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीसरे का ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन और बाकी भी देख लेते हैं। चौथा जो शेड्यूल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो राज्यसभा है उसमें जो सीट का एलोकेशन है, सीट का जो बंटवारा होगा उसकी बात करता है। तो ये बी का ए हो गया। सेवंथ की अगर हम लोग बात करें तो ये लिस्ट की बात करता है और आठवां जो है वो आपका लैंग्वेज की बात करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि शेड्यूल की बात कर रहा है और सब्जेक्ट मैटर, वहाँ पे फिर से वही बात आ गई। चौथा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट, इसी को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा। जो चौथा है वो आपका राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ सीट की बात करता है, यानी एक को अगर हम तीन से मैच कराएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो छठा है, छठा क्या कहता है, शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया की बात करता है। तो ये हो गया। आठवें की अगर हम लोग बात करें तो ये लैंग्वेज की बात करता है और नौवें शेड्यूल की बात करें तो ये लैंड रिफॉर्म की बात करता है। तो उम्मीद करते हैं अब धीरे धीरे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि जो लिस्ट अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा है उन्हीं से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आपको, मतलब सवाल आपको पूछने को मिल रहे हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस शेड्यूल में लिस्ट की बात की गई है। लिस्ट की अगर बात किया जाए तो किस शेड्यूल में किया गया है, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। यानी यहाँ पे देखा जाए छठा शेड्यूल की बात, तो छठे में क्या है, ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है। किसकी, ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है सिक्स्थ शेड्यूल में। सेवंथ की अगर हम लोग बात करें तो ये डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहा है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट। ओके, तीन तरीके की लिस्ट है, एक हो गई यूनियन लिस्ट, एक हो गया आपका स्टेट लिस्ट, तीसरा आपका हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट। ओके, और ये आठवें शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये लैंग्वेज की बात करता है, लैंग्वेज। तो इसका क्या पूछा है कि कौन सा है, 3 लिस्ट की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, लिस्ट की बात कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। दो लिस्ट दे रखा है, उनको मैच कराने की बात कर रहा है। सातवें शेड्यूल में क्या कहा गया है, ये लिस्ट की बात करता है सातवां शेड्यूल। तो आपका हो जाएगा यहाँ लैंग्वेज दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, या ये का 3 हो गया। लैंग्वेज जो है आठवां, यानी बी का 1 हो गया। बी का 1 यहाँ पे है और बी का 1 यहाँ पे है, 1 का 3 यहाँ पे, 1 का 3 यहाँ पे। अभी भी सवाल फंसा हुआ है। 9th शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये लैंड रिफॉर्म की बात करता है या सर्टेन वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट की बात करता है। तो ये सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 इसमें है। 10th शेड्यूल जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ, मैं वापस लिख दे रहा हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर हम एक को मिलाएं, यानी डी को हम अगर 2 से मिलाएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी शेड्यूल एंड सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तीसरे शेड्यूल की अगर बात करें तो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। 10th शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो प्रोविजन एज टू डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कहने का मतलब है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भी आपका करेक्ट मैचिंग है। 8वें शेड्यूल की बात करें तो ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ये 9th शेड्यूल बात करता है। जस्ट अ मिनट। और अगर यहाँ पे ये इसके सामने जो दिया है एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये अगर इसकी बात किया जाए तो ये 4th शेड्यूल करता है, न कि 9th करता है, 4th शेड्यूल। ओके, तो इस हिसाब से देखें तो आपका यही ऑप्शन गलत है और पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो ऊपर के ए बी सी है तो करेक्टली मैच्ड है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन
सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लिस्ट। यानी यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, अब सब्जेक्ट और लिस्ट की बात कर रहा है, यानी कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में आ रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये कि ये बेसिकली 7th शेड्यूल से संबंधित सवाल है, 7th शेड्यूल, क्योंकि उसी में लिस्ट की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि ये पहले पे क्या दे रखा है, पहला दे रखा है आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट मैच करा रहा है। और यहाँ पे अगर देखिए आपका तो ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया। ओके, अगर पब्लिक हेल्थ की बात किया जाए तो ये स्टेट लिस्ट से मैच कराएगा, ये बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की अगर बात करें तो ये यूनियन लिस्ट से, ये भी सही है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ये आपका, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये यूनियन लिस्ट से ही संबंधित है, यानी ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना कि कंकरेंट लिस्ट। तो ये करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का बी। फॉरेस्ट की बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। पहले ये जो फॉरेस्ट है इनिशियली अगर देखा जाए तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट में प्रोवाइड करा दिया हूँ, अगर आप वीडियो देखिएगा तो पॉज करके इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं जस्ट एक क्विकली इसको आपको बता के फिर आगे मूव करते हैं। यूनियन लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, यूनियन लिस्ट ऐसे लिस्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट इसमें रखे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जहाँ पे स्टेट अपना कानून चला सकता है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एंड यूनियन दोनों, यू प्लस स्टेट, यानी यूनियन प्लस स्टेट दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में देखा जाए तो डिफेंस की बात कर रहा है, एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा है, फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहा है, वार एंड पीस की बात कर रहा है, बैंकिंग की बात कर रहा है, रेलवे की बात कर रहा है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की कर रहा है, एयरवेज की कर रहा है, पोर्ट्स की कर रहा है, बंदरगाहों की, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा है, करेंसी एंड कॉइनेज की बात कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो रेलवे है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस चाहे पुलिस, ये दोनों जो हैं ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर रेलवे की बात करें तो वो यूनियन का हो जाएगा, लेकिन रेलवे पुलिस और नॉर्मल पुलिस होती है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, अब हम लोग थोड़ा स्टेट लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, प्रिजन यानी जो जेल है वो आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है, लिक्कर की बात कर रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहा है। ये इससे संबंधित एक सवाल अभी आया भी है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। लाइव स्टॉक की बात कर रहा है एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की। ओके, तो बेसिकली जो सिविल सर्विसेज में जो स्टेट लेवल के एग्जाम कराते हैं वो स्टेट के सब्जेक्ट हैं, बाकी जो यूपीएससी है वो आपका यूनियन से संबंधित है। कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करें तो एजुकेशन यानी शिक्षा की बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो ये भी आपका कंकरेंट लिस्ट आता है। फॉरेस्ट आ गया, ट्रेड यूनियन आ गया, एडल्ट्रेशन आ गया यानी जो मिलावटी आते हैं, और एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन की बात करें यानी किसी को उत्तराधिकार की बात कर रहा है और किसी को एडॉप्ट करने की बात कर रहा है, ये सब कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक है, मैं जस्ट क्विकली आपको एक बार बता दिया हूँ, आप इसे नॉर्मल वीडियो को पॉज करके एक बार कहीं लिख लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस लिस्ट में यूनियन प्लानिंग की बात कही गई है, यानी ये मेंशन किया गया है तो कंकरेंट लिस्ट में किया गया है। कंकरेंट लिस्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट का यानी समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसका करेक्ट आंसर आज आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। पुलिस की बात करें तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिमिनल मैटर की अगर हम लोग बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो एंड टेलीविजन एंड फॉरेन अफेयर्स की अगर बात करें तो ये दोनों जो हैं आपके ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूनियन लिस्ट से संबंधित हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें सही नहीं है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन,
पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की अगर बात करें तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सही बात है। सेंसस यानी जो जनगणना होती है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो ये आपका फोर्थ शेड्यूल बात करता है, फोर्थ शेड्यूल। यहाँ पे दे रखा है सेकंड शेड्यूल जो कि सैलरी की बात करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये मैचिंग सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वें संविधान मतलब शेड्यूल में है, ये करेक्ट है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि अब धीरे धीरे आपको ये सवाल या ये पॉइंट धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट बाई, यानी जो शिक्षा है पहले वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये ईयर आप ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा इसे कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 42वें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लिस्ट दे रखा है और उसके संबंधी जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा है, तो एक एक करके देखते हैं। सेंसस अभी हम लोगों ने देखा है, सेंसस किसका सब्जेक्ट है? तो ये यूनियन का है, तो यूनियन लिस्ट एक को अगर हम 3 से मैच कराएं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी भी मैच करा लेते हैं। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर की बात करें तो ये स्टेट लिस्ट इसकी बात करता है। कंकरेंट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग की बात करता है। ओके, और रेजिडुअरी सब्जेक्ट की बात करें तो ये स्पेस रिसर्च की बात करता है। रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट है इसमें सेंटर की चलती है, यानी वेस्टेड टू यूनियन पावर। बेसिकली आप कह लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन है उसका अधिकार होता है रेजिडुअरी पावर पे। ओके, और इसका जो एग्जांपल है आपका स्पेस रिसर्च है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, 10वां जो शेड्यूल है किससे संबंधित है? तो 10वां अभी हम लोगों ने देखा था कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा 14 का ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज जो है वो 11वें शेड्यूल में है। लैंड रिफॉर्म की अगर बात करें तो ये 9th शेड्यूल में है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो ये लिस्ट की बात कर रहा है, बेसिकली लिस्ट किस में है आपका? 7th में है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 7वां जो शेड्यूल है जो कि लिस्ट की बात करता है, तो लिस्ट की बात करता है तो उसमें 3 लिस्ट मैंने आपको बताया, 1, 2 एंड 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये पूछ क्या रहा है कि यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो सेंसस तो यूनियन में है, बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस है। जो गैस है, गैस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना कि यूनियन लिस्ट का। ओके, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है कौन? गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही सवाल है, बस सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया है। एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन आज के समय में देखा जाए तो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी भी इसी कंकरेंट का है, फॉरेस्ट भी इसी का है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो आपका स्टेट लिस्ट से संबंधित है। ओके, पूछा क्या है? स्टेट लिस्ट से। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बाकी ये भी लिख दे रहा हूँ कि जो एजुकेशन है या इलेक्ट्रिसिटी है या फॉरेस्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टेट लिस्ट, यानी कौन सा स्टेट लिस्ट में है? रेलवे पुलिस है, बिल्कुल है, मैंने आपको बताया। अगर रेलवे की बात करें, रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो आपका स्टेट लिस्ट से संबंधित है। ओके, कारपोरेशन टैक्स की अगर बात करें या सेंसस की बात करें तो कारपोरेशन टैक्स और सेंसस जो है ये यूनियन से संबंधित है, यूनियन लिस्ट। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट की बात करता है, कंकरेंट लिस्ट। ओके,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट से संबंधित है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो आपका यूनियन लिस्ट से संबंधित है। सेंसस जो है आपका यूनियन से है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है आपका वो कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है। इसका मतलब यही है कि ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुलिस जो है या प्रिजन यानी जेल जो है या पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों जो हैं ये स्टेट लिस्ट से संबंधित हैं। ओके, कंकरेंट लिस्ट से एक ही है, क्रिमिनल प्रोसीजर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि मैरिज हो गया, शादी, डाइवोर्स या एडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। लिस्ट 1 की बात कर रहा है, लिस्ट 2 या लिस्ट 3, यानी यूनियन लिस्ट से संबंधित है, स्टेट लिस्ट से या कंकरेंट लिस्ट से, या तीनों में से किसी से नहीं है। तो मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन की अगर बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट से संबंधित मैटर है, यानी ये लिस्ट 3 में मेंशन किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, यानी इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहा है, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, कहने का मतलब ये खाद्य पदार्थों और जो अन्य वस्तुएं हैं उनमें जो मिलावट होती है उसकी बात कर रहा है, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार की बात कर रहा है। ओके, तो अगर देखा जाए कंकरेंट लिस्ट में तो एडल्ट्रेशन ऑफ गुड एंड सक्सेशन ये दोनों जो है कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है। लेकिन जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात अगर किया जाए तो इस पे डिपेंड करता है, अगर वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, तब तो वो आपका चला जाएगा यूनियन लिस्ट से संबंधित हो जाएगा। मतलब इंटर स्टेट है अगर तो यूनियन लिस्ट से हो गया, अगर इंट्रा स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट, तो ये आपका स्टेट लिस्ट से संबंधित है। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये यूनियन का होगा या तो स्टेट का होगा, डिपेंड करता है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है या इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है। ओके, वो चेंज हो जाएगा आंसर। लेकिन ये जो एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सक्सेशन है ये दोनों का कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी जो छठा शेड्यूल है 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है। वहाँ पे 4 स्टेट मेंशन किया गया था, AMTM, कहीं कहीं इसको AMTM करके लोग बच्चे याद करते हैं, कभी कभी इसको मातम करके याद कर लेते हैं। MATM दोनों का मतलब एक ही है, जैसे भी आपको याद हो, बस याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मैच कराने को दे देगा, या आपको चारों स्टेट में से पूछ लेगा कौन सा नहीं है, या पूछ लेगा इन चारों में से कौन सा है। तो कई तरीके के एग्जामिनर आप यहाँ से सवाल फ्रेम कर सकता है। तो आप ये सिर्फ पॉइंट ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। तो ये अगर देखा जाए तो ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा असम, यम का मतलब मेघालय, असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, फिर टी का मतलब आपका त्रिपुरा हो गया, और यम का मतलब मिजोरम हो गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं, फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। असम दिया है, सही है। अरुणाचल प्रदेश तो नहीं होगा क्योंकि मेंशन ही नहीं किया गया। त्रिपुरा है, मिजोरम है, सही बात है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है। नागालैंड की बात नहीं किया गया तो ये भी नहीं होगा। असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, तो यहाँ भी नागालैंड है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल में चलते हैं। ये कह रहा है कि टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन, यानी बेसिकली ये कह लीजिए कि ये लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है, लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है। तो लैंड रिफॉर्म जो है 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए जो राज्य भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया है वो भारतीय संविधान के 9th शेड्यूल में शामिल किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कोयलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2017 के मेंस में पूछा है। ये बड़ा ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोयलो केस की अगर हम लोग बात करें तो ये 9th शेड्यूल से संबंधित केस है, मामला है। ओके, तो जो कोयलो केस है बेसिकली ये एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें संविधान के जो मूल ढांचे यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर के उल्लंघन के मामलों में जो जुडिशरी है उसके कानूनों में, जिनमें 9th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले कानून भी शामिल है, उसकी समीक्षा करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। और इसी कोयलो केस को 9वीं अनुसूची मामला भी कहा जाता है। इसको 9वीं अनुसूची मामला कहा जाता है। 9th शेड्यूल से संबंधित है कौन सा? कोयलो केस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्लेस्ड। एंटी डिफेक्शन लॉ 6th में है। 6th में ट्राइबल एरिया की बात करता है। 9th में है, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन, यहाँ पे आपके लैंड रिफॉर्म की बात करता है। 10th शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द 11th शेड्यूल यानी 11वां जो शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। म्युनिसिपालिटी जो है वो 12वें शेड्यूल से संबंधित है, ना कि 11वें। पंचायती राज, ये बिल्कुल सही है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप नहीं है। रिमूवल ऑफ करप्शन, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ डाउट है या कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इस सीरीज में, तो आप बिल्कुल कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा और मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाकी आप सभी लोग यहाँ तक ये पूरा लेक्चर देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के बढ़िया बढ़िया सवाल लेके। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।